नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन की रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करता है। कथन 2, ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। दूसरा सवाल, फूड फोर्टिफिकेशन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइपरविटामिनोसिस, विषाक्तता, आहार विविधता का नुकसान। उपरोक्त में से किस प्रभाव को फूड फोर्टिफिकेशन का प्रतिकूल प्रभाव कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CST-100 स्टारलाइनर एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पर मिशन के लिए भेजा जाने वाला है। कथन 2, बोइंग का यह बिना चालक वाला स्टारलाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 OFT-2 को केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चौथा सवाल था, अफ्रीकी मूल के लोगों के स्थायी मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अफ्रीकी संघ द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया निकाय है। कथन 2, इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को देखते हुए की गई है, जो 1 जनवरी 2020 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2030 को समाप्त होगा। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं है। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। कथन 2, क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A को ओवरराइड करती है। कथन 3 था, दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में से किसी से भी क्षमादान की गुहार करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। छठा सवाल था, नेट जीरो उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अब कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला चौथा देश बन गया है। कथन 2, भूटान पहले से ही कार्बन निगेटिव देश है। कथन 3, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके बाद परिवहन और कृषि क्षेत्र का स्थान आता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3। सातवां सवाल था, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 8 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित करता है और युक्तिसंगत बनाता है। कथन 2, इस कोड के तहत मातृत्व लाभ के प्रावधान को सार्वभौमिक नहीं बनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। आठवां सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा eDNA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित DNA, चुनाव आयोजित करने में उपयोगी DNA सीक्वेंसिंग, पर्यावरणीय DNA या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय DNA। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। कथन 2, 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। कथन 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2019 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। और अंतिम सवाल था, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट अगस्त से नवंबर 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जारी की है। कथन 2, इथियोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे नए उच्चतम अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उत्तर कोरिया, म्यांमार, चाड और भारत। उपरोक्त में से कौन सा या से देश संयुक्त राष्ट्र की हंगर हॉटस्पॉट सूची में शामिल है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 1, 2 और 3। कहने का मतलब हुआ कि उत्तर कोरिया, म्यांमार और चाड संयुक्त राष्ट्र की हंगर हॉटस्पॉट सूची में शामिल हैं।
हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हंगर हॉटस्पॉट्स 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मार्च रिपोर्ट के बाद से 6 देशों को हॉटस्पॉट सूची में जोड़ा गया है। ये 6 देश चाड, कोलंबिया, उत्तर कोरिया, म्यांमार, केन्या और निकारागुआ हैं। भारत इस सूची में शामिल नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सतत विकास लक्ष्य SDG संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। कथन 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN सतत विकास सूचकांक जारी करता है। कथन 3, 2030 तक 17 सतत विकास और 169 विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। भूख की समस्या को समाप्त करना और सभी को पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य 2 का हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के चलते इस लक्ष्य को हासिल करना और भी जरूरी हो गया है। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN सतत विकास सूचकांक जारी करता है। 2030 तक 17 सतत विकास और 169 विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाने की बात कही गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विन हो सॉफ्ट शेल टर्टल यानी कछुआ IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। कथन 2, कछुए की यह प्रजाति भारत की स्थानिक प्रजाति है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। स्विन हो सॉफ्ट शेल टर्टल कछुए का सदियों से वियतनाम में विशेष सांस्कृतिक महत्व रहा है। यह IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। कछुए की यह प्रजाति पूर्वी और दक्षिणी चीन और उत्तर वियतनाम की स्थानिक प्रजाति है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खबरों में रहा रेड टाइड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महासागरीय अम्लीकरण, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, जल चक्र में व्यवधान या फिर रोगाणुरोधी प्रतिरोध में तीव्र वृद्धि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हानिकारक शैवाल। शैवाल कॉलोनियों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है। इसका मनुष्य, मछलियों, शेलफिश, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों आदि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल प्रस्फुटन की घटना अमेरिका में फ्लोरिडा की खाड़ी के तट पर हर साल गर्मियों में होती है। यह प्रस्फुटन डिनोफ्लैगेलेट शैवाल की प्रजाति केरेनिया ब्रेविस के कारण होती है। इसके अलावा साफ पानी की झीलों और जलाशयों में भी शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है। यह घटना नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, उसके कारण होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हानिकारक शैवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य 2T यानी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। कथन 2, समग्र शिक्षा केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल सेक्टर की योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक समग्र शिक्षा अभियान को जारी रखने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य 2T यानी शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के नियंत्रण में है। कथन 2, यह योजना सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। और कथन 3, यह योजना किसी सांविधिक कानून द्वारा संचालित नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1,
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रारंभ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी। बाद में अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंप दिया गया। यह योजना सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। यह योजना किसी सांविधिक कानून द्वारा संचालित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, ई जेल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ई जेल प्रोजेक्ट को लागू करने में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है। कथन 2, इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन को सक्षम बनाना है। कथन 3, यह प्रोजेक्ट बंदी सूचना प्रबंधन प्रणाली PIMS का पूरक है जो कैदियों की जानकारियों का संकलन और प्रबंधन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। गृह मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई जेल प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गृह मंत्रालय ई जेल प्रोजेक्ट को लागू करने में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके लिए मॉडल जेल मैनुअल जारी किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन को सक्षम बनाना है। यह प्रोजेक्ट बंदी सूचना प्रबंधन प्रणाली का पूरक है जो कैदियों की जानकारियों का संकलन और प्रबंधन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, इस परियोजना को 2001 में शुरू किया गया था और इसे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कथन 2, शुरुआत में इसे प्रारंभ के 7 राज्यों में बांध परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। इस धन का उपयोग देश की मौजूदा बांध परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2012 में शुरू की गई थी और इसे 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सितंबर 2018 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट की समय सीमा 2 साल के लिए 2020 तक बढ़ा दी। इसे शुरुआत में भारत के 7 राज्यों झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में बांध परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्ट हिमांक निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सीमा सड़क संगठन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला में दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट हिमांक सीमा सड़क संगठन की परियोजना है। इसे लद्दाख में लागू किया जा रहा है। इसे 1985 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत BRO सड़कों में से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण और रख रखाव करता है, जिसमें खारदुंगला, तांगलांगला और चांगला दर्रे की दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए। कथन 1, भाषा में 500 से 1000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास का प्राचीन होना आवश्यक है। कथन 2, भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य ग्रंथों की भाषा का उपयोग करने वालों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। कथन 3, भाषा साहित्यिक परंपरा का हिस्सा हो और मूल भाषा हो या किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली गई हो। कथन 4, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग हो। कथन 5, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच कोई अंतर न हो। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किए जाने के लिए उपरोक्त में से कौन से मानदंड सही नहीं हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 5, केवल 3, 4 और 5 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 5।
भारत के उपराष्ट्रपति ने तेलुगु की रक्षा और प्रचार के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया है। वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ये भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। भाषा में 500 से 2000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास का प्राचीन होना आवश्यक है। भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य ग्रंथों को भाषा का उपयोग करने वालों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच अंतर हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 5। आज के सेशन का अंतिम सवाल, दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सागर लुजोन जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और ताइवान जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। कथन 2, चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम दक्षिण चीन सागर से सीमा साझा करने वाले एकमात्र सीमावर्ती देश हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजोन जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। इसके सीमावर्ती देश चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम हैं। दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कड़ी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत IAC-1 आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। कथन 2, वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत विक्रमादित्य है। इसका निर्माण मूल रूप से रूस ने किया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। इस प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए हमारे दृष्टि IAS इंग्लिश चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रश्नों के साथ और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।